तो आइए चालू करते हैं सेकंड टॉपिक जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक राज्य का मतलब होता है कि 600 ईसवा पूर्व मतलब BCE के टाइम में जो प्रारंभिक मतलब कि पहली बार जो राज्य की स्थापना की गई। हम आज उसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। मतलब कि शुरुआती टाइम में भारत में पहले ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो स्थापित किए गए, जिन्होंने भारत में बड़े स्केल पर अपने शासन को बढ़ावा देने में काम किया। तो शुरुआती टाइम में जो हमारे पास राज्य थे उसमें पहला टॉपिक है 16 महाजनपद। देखो कह रहा है क्या, महाजनपद, जनपद। अब इनको यदि हम तोड़ दें तो देखो महा का मतलब होता है क्या, महा का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और यदि हम बात करते हैं जन, जन का मतलब होता है लोग। तो बहुत बड़ा, लोगों का पद, पद मतलब होता है लोगों का समूह। तो बहुत बड़ा लोगों का समूह के माध्यम से यहाँ पर शासन किया गया। कहता है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। तो ये भी आपका एक नंबर का MCQ आ चुका है कि हमने किस समय काल को परिवर्तन का काल माना है। तो वह 6th सेंचुरी को, BCE को हमने क्या माना है, परिवर्तन का काल माना है। इस काल को हम क्या नाम देते हैं, तो आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ करके देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक से, मतलब कि जो 6th सेंचुरी वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 के KVS स्कूल का जो यूटी एग्जाम होता है, उस यूटी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और संभावना है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम मतलब कि 2023 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें भी आने की संभावना है कि ये आ सकता है क्वेश्चन। कहता है कि इस काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। मतलब कि इसी समय, तो हमारे कंट्री में देखा जाए ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण रीजन थे जिसके कारण इस समय काल को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो पहला जो काल माना जाता है, जो पहला इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है, उसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर नए नए राज्यों की स्थापना की जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये होगी। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर नगरों का विकास होता है। देखो मैं सभी को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए। तो पहला काम क्या हुआ, आरंभिक राज्यों की स्थापना की गई। दूसरा काम क्या हुआ, नगरों का विकास किया गया। तीसरा काम क्या हुआ, लोहे का उपयोग बढ़ने लगा। चौथा काम क्या हुआ, सिक्कों का विकास होने लगा। पांचवा काम क्या हुआ, तो बौद्ध और जैन धर्म का विकास होने लगा। तो ये कुछ मेन कारण इसमें बताए गए। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण इस समय के काल को हम परिवर्तन का काल माना जाता है। कहता है कि जो बौद्ध और जैन है इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 4th में पढ़ेंगे। ये शुरुआती ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि महाजनपद में कितने राज्यों को बताया गया है, तो वो 16 राज्यों के बारे में बताया गया है। महाजनपद के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। मतलब कि ये जो किताबें हम पढ़ रहे हैं इसमें जो महाजनपद है उनको हमने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग या फिर सीरीज वाइज में नहीं बनाया है। लेकिन बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक माना जाता है। तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे कि कौन कौन से महाजनपद जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास है बज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है और अवंती है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास जनपद है। कहता है इससे यह स्पष्ट है कि उस समय महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। तो ये जो 7 महाजनपद है ये उस समय के सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपदों में से एक माने जाते हैं। आगे कहा जाता है कि अधिकांश महाजनपद, अब जितने भी हमारे पास महाजनपद थे तो इन महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था। देखो अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है महाजनपद। अब महाजनपद का शासन कौन करेगा, तो देखो यहाँ पर हर एक बातों को समझते चलेंगे। तो जितना भी महाजनपद है इसका शासन जो है वह राजा करेगा। कौन करेगा, राजा। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। तो जो राजा होगा वो राजा, ये जो राजा है वो कहाँ से आएगा, तो ये राजा दो जगहों से आएगा।
पहला तो होगा वो गण का प्रमुख होगा या फिर वह किसी न किसी संघ का प्रमुख होगा। तो इन दोनों ही क्षेत्रों से राजा का चुनाव हुआ करता था। अब यहाँ पे जब प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, तो गण और संघ इन दोनों में जितने भी लोग होंगे उन लोगों को ही हमने क्या नाम दिया, इन लोगों को ही हमने नाम दिया राजा नाम दिया। तो यहाँ पर जो महाजनपद के राजा हुआ करते थे वो राजा गण और संघ के लोगों को ही कहा करते थे। इसमें कहता है कि अब इन्हीं राजाओं में कौन कौन से लोग थे, तो वो थे आपके महावीर थे और भगवान बुद्ध थे जो इन्हीं गण से संबंधित थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो गण है, गण से संबंधित कौन कौन से लोग थे, तो दो लोग थे। वो कौन थे, तो वो थे महात्मा बुद्ध थे और दूसरे थे महावीर थे। कौन थे, महावीर। कहता है बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि के साथ अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखा करते थे। तो जो गण थे वो क्या करते थे, तो जितना भी हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी उन सभी के ऊपर ये पूरे लोगों के समूह के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। अब प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा गया था। आपको पता है राजगीर, यदि हम बात करते हैं राजगीर के बारे में, तो जो राजगीर है वह आज के समय में यह एक बिहार का टूरिस्ट हॉटस्पॉट प्लेस है। लेकिन राजगीर को प्राचीन टाइम मतलब कि 4th सेंचुरी के टाइम में इसका जो नाम था वो नाम था राजगृह नाम था। इसका मतलब होता है राजा का घर। तो जो राजगीर था ये मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। जिसका राजा कौन था, तो कह सकते हो अशोक था। इसके साथ इसके पिता थे, दादा थे, परदादा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अजातशत्रु थे। ये सभी के सभी लोग जो थे वह अशोक महल मगध साम्राज्य के ही राजा माने गए थे। तो इन सभी को ये जो किला था, जो राजा राजगीर था, ये चारों तरफ से किलों से घेरा गया था। मैं इसके बारे में आपको आगे चित्र दिखाऊंगा, आगे इसमें चित्र मिल जाएगा, शायद यहाँ पर हो आपके पास चित्र। देखो ये जो चित्र देख रहे हो ना, ये राजगीर का किला ही है, ये राजगीर के किले को ही घेरा गया है। तो कहता है कि इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया था, तो ऊपर हमने पढ़ा कि बाहर से होने वाले हमलों या फिर राज्य की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था बड़े स्केल पर। कहता है जनपद, जनपद का क्या मतलब होता है। जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन मतलब कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत या संस्कृत दोनों में ही मिल जाते हैं, मतलब कि लोगों के द्वारा बनाए गए समूह को ही जनपद का नाम दिया गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन क्षेत्रों में कि जो हमने 7 पढ़े थे, बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये कहाँ कहाँ पर है हम इसको मैप में पुट कर लेते हैं क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा जाता है। तो देखते हैं पहले वज्जी, आइए देखते हैं वज्जी इसमें कहाँ पर है। यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और बताइए कि वज्जी किस क्षेत्र के आसपास बसा हुआ है या नहीं बसा हुआ है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जब तक मैं सभी को इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ 1 2 3 के 4 के नाम से। तो हम चलते हैं यहाँ पर बज्जी के बारे में। तो देखो ये रहा आपके पास बज्जी, ये जो बज्जी है ये हम कर लेते हैं, इसको 1 नंबर कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा है मगध। आइए देखते हैं मगध कहाँ पर है, तो ये रहा आपका मगध। तो मगध को हम कर लेते हैं 2 नंबर। चलते हैं और आगे, तो हमारे पास जो तीसरा है वह है कौशल, फिर कुरु और फिर पंचाल। तो यदि हम बात करते हैं कौशल के बारे में, तो कौशल कहाँ पर है, ये रहा कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, इसको हम कर लेते हैं 3। फिर दूसरा हमारे पास पांचाल है, तो इसको हम कर लेते हैं 4। कुरु है हमारे पास, इसको कर लेते हैं हम 5। थोड़ा देख लेते हैं और भी कुछ हमारे पास है, पांचाल, गांधार, अवंती। पांचाल, गांधार, देखो ये रहा गांधार, इसे हम कर लेते हैं 6। अवंती कहाँ पर है, तो ये रहे आपके पास अवंती, इसे कर लेते हैं 7। तो ये हमारे पास इस समय 7 महत्वपूर्ण क्या थे, तो महाजनपद देखने को मिल जाते हैं क्लास। यदि हम बात करते हैं मगध के बारे में, तो मगध की राजधानी राजगीर थी, बज्जी की राजधानी कुशीनगर थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, पांचाल कुरु ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी,
अवंती की उज्जैनी थी। इसके साथ साथ देखा जाए आप गांधार के बारे में, तो गांधार का मुझे नहीं पता, लेकिन तक्षशिला यहाँ का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। आइए बात करते हैं आगे। तो कहता है कि और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता थी, क्योंकि इनको चलाने के लिए बड़ी मात्रा में हमें पैसे की नीड पड़ती थी। लगभग 6th सेंचुरी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि धर्मशास्त्र नामक किताब की रचना कब की गई और किसने की? तो इसकी रचना 6th सेंचुरी में संस्कृत में किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। अब देखो इसमें कहा क्या गया है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो शासक है, शासक के साथ साथ अन्य नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण का से ही होगा। तो शासक जो यहाँ पर राजा होगा, वो राजा किसका या किस वर्ण का होगा? तो उसमें बताया गया कि ये क्षत्रिय वर्ण का होगा, मतलब कि क्षत्रिय ही होना चाहिए राजा। इसके बारे में कहाँ बताया गया? तो 6th सेंचुरी में संस्कृत के ग्रंथ में बताया गया। संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम था धर्मशास्त्र में बताया गया। धर्म शास्त्र में बताया गया। इसको किसने लिखा? इसको लिखने का काम ब्राह्मणों ने किया था। किसने किया था? ब्राह्मणों ने। अब इसमें कहता है कि शासकों का काम क्या है? तो शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर को लेना, भेंट वसूलना, ये इनका मुख्य काम था। और यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ चुका है कि यहाँ के राजाओं का मुख्य काम क्या क्या था? तो व्यापारी, शिल्पकारों और किसानों से कर लेना और भेंट वसूलना इनका मुख्य काम था। क्या वनवासियों अथवा चारागाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया गया था? तो हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने के लिए एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण था। तो पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण करके भी इन लोगों ने बड़ी मात्रा में इनकम को जनरेट किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने धन को इकट्ठा करने का काम किया। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेना, परमानेंट मिलिट्री और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। मतलब परमानेंट जो ब्यूरोक्रेट होता है उनके सिस्टम को तैयार कर लिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर पहली बार कब यहाँ पर स्थानीय सेना और नौकरशाही तंत्र की स्थापना की गई? तो वह 6th सेंचुरी में ही देखने को मिल जाता है कि बड़ी मात्रा में इसकी स्थापना कर दी गई। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना का मतलब होता है ये कि अब एक राज्य राजा को नीड है सेना की, तो वो सेना उसके पास तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? तो वो किसी दूसरे व्यक्ति मतलब बीच से सेना मांग लेगा। तो इसे कहते हैं सहायक सेना पर निर्भर करते थे, जिन्हें प्राय किसान वर्ग से नियुक्त किया गया। तो जो भी सेना हुआ करती थी, सेना में जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, तो सैनिक को हम कहाँ से लेकर के आएंगे? ऐसा तो है नहीं कि सैनिक पेड़ में फटते हैं। तो इनको हमने कहाँ से लाया? किसानों के वर्ग से इनको चुन लिया गया। अब कहता है कि ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ओलिगार्की किसे कहते हैं? तो कहता है कि जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथों में होती है, उसको हम ओलिगार्की कहते हैं। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, वह एक समूह शासन था। हालांकि पूरा पूरा एक ग्रुप ही शासन करता है रोमन साम्राज्य के अंदर। इसका नाम अलग है क्योंकि ये ग्रुपिंग शासन है, इसलिए इसके नाम को अलग रख दिया गया। लेकिन ओलिगार्की का मतलब होता है शासन जो होगा वह पुरुषों के हाथ में होगा, केवल पुरुषों के हाथ में, चाहे वो पुरुष समूह में हो, अकेले हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन शासन जो होगा वो पुरुषों के हाथों में ही होगा। ऐसा इसमें इंक्लूड किया गया। सबसे हम बात करेंगे पहला पॉइंट और वो है हमारे पास मगध। मगध के बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से। यदि हम बात करते हैं मगध के बारे में, तो मगध इतना विशेष, इतना खास क्यों था? कहता है कि 6th सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह है कि मगध क्षेत्र में खेती का उपज खास तौर पर अच्छी हुआ करती थी। तो मगध मगध जो है वह इतना ज्यादा विशाल और मजबूत क्यों है? इसके पीछे क्या कारण होंगे? तो पहला कारण है खेती का उपज, मतलब अत्यधिक उत्पादन। अत्यधिक उत्पादन। दूसरा है लोहे की खादान।
लोहे की खदान आसानी से उपलब्ध थी, जिससे कि उपकरण बनाया गया, हथियार बनाया गया। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, तो हाथी का मिलना। साथ ही गंगा और इसकी उप नदियों से आवागमन का रास्ता सुलभ हो गया। तो कह रहा है क्या, परिवहन। परिवहन मतलब किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। तो अगला क्वेश्चन कारण होगा क्या, नीतियां। किसकी नीतियां, तो राजाओं की नीतियां। कौन सी राजा, तो इसमें हमारे पास था बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मानंद, तीन राजाओं की नीतियां। तो कह सकते हो बिंबिसार की नीतियां, दूसरा अजात शत्रु की नीतियां, और जो तीसरा है वो महापद्मानंद की नीतियां। इन तीनों नीतियों के कारण इस समय जो मगध था वो इतना विशाल या मजबूत था। प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्हीं के मंत्रियों की नीतियां ये लागू किया करते थे, इसलिए भी ये राज्य महत्वपूर्ण हुआ करते थे। कहता शुरुआती टाइम में जिसे हम राजगीर कहते हैं, वो आधुनिक बिहार के राजगीर का एक प्राकृतिक नाम है। ये मगध की राजधानी थी, और ये रोचक बात है कि इन शब्द का अर्थ राजाओं का घर होता है। मतलब कि जो राजगाह होता है, राजगाह का मतलब क्या होता है, राजाओं का घर होता है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद शहर है, और बाद में फोर्थ सेंचुरी में, देखो ध्यान देना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर राजगीर है, राजगीर, तो राजगीर को फोर्थ सेंचुरी में ये जो राजधानी थी, तो इस राजधानी को अशोक ने बदल दिया, और राजगीर से इसने कहाँ कर दिया, पटना कर दिया, जिसे हम पाटलिपुत्रा कहते हैं। लेकिन कब कर दिया, फोर्थ सेंचुरी में किया था। और ये क्वेश्चन 2020 में, 2021 में, 2022 में आपके 1 नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कहता है कि पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसका गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण अवस्थिति थी, मतलब की जगह थी। जैसे कि यदि ये गंगा है, यहाँ पर गंगा अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, अलग दिशाओं से आती है, तो यहाँ पर बनाने का मुख्य पर्पस होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करना, लेन देन करना आसान हो जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक था, हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास ये टॉपिक आपको कैसा लगा, महाजनपद के बारे में, मगध के बारे में, 16 महाजनपद में 7 महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में, शुरुआती राज्य की स्थापना कैसे की गई, कौन कौन से राज्य थे, जानकारी कैसे मिलती है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर आज हमने बात किया। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों तक फैलाइए, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट पूरा पूरा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।